रूस का यूक्रेन पर हमला आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे विनाशकारी और असफल कब्जे की कोशिश मानी जाएगी, और यह असफलता और भी खराब होती जा रही है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का सफाया कुछ इस तरह हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 महीनों में एक भयानक समय देखा है जिसमें दसियों हजार सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ 2026 की पहली तिमाही में ही हैरान कर देने वाले 89,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। बस यूं ही अब रूस आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैनिक नुकसान और भर्ती व्यवस्था के विघटन से जूझ रहा है। आइए उस मुख्य आंकड़े से शुरू करते हैं। 3 महीनों में 89,000 रूसी हताहत। ये आंकड़ा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मार्च के अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। यह रूस की सेना की सभी खामियां दिखाता है। इसका मतलब है कि पुतिन ने 2026 की शुरुआत से हर महीने औसतन 29,666 रूसी लोगों की बलि दी है। और ध्यान रखें कि जनवरी और फरवरी अभी भी ठंडे महीने थे। इन महीनों में रूस की आक्रामक कार्रवाइयां धीमी हो गई होंगी, लेकिन मार्च में जैसे ही बहुप्रतीक्षित वसंत हमला शुरू हुआ, वे फिर से तेज हो गईं। इसलिए ऐसा लगता है कि इन 3 महीनों में से आखिरी महीना वही है जब रूस ने अपने सबसे ज्यादा पुष्टि किए गए हताहतों की संख्या देखी। ये हमें क्या बताता है कि अब से हालात और भी खराब होने वाले हैं। इस आंकड़े की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा लगता है कि यह 3 महीने की अवधि में रूस को हुए पुष्टि किए गए नुकसानों की संख्या का रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन किसी तरह यह नहीं है। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 में पुतिन की सेनाओं द्वारा क्रोविस्क पर कार्रवाई के दौरान रूस के नुकसानों की संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई, और वे यूक्रेन की जमा देने वाली ठंड में और भी ज्यादा अलग थलग पड़ गए, जिससे उन्हें निशाना बनाना आसान हो गया। यूक्रेन के ड्रोन और खोज कर मार गिराने वाले दस्ते रूस की घुसपैठ रणनीति से निपटने के लिए बनाए गए आसान लक्ष्य बन गए। सुनने में अजीब लगे, लेकिन 2026 के पहले 3 महीनों में 89,000 की पुष्टि हुई क्षति रूस के लिए सुधार है। ये सुधार बड़ा नहीं है, और इन नुकसानों का पैमाना रूस की एक और बड़ी समस्या से जुड़ा है, जो हमारे साझा किए जा रहे आंकड़ों के पीछे छिपी ऐसी वजह है जो युद्ध खत्म कर सकती है। हम जल्द ही उस पर वापस आएंगे। सबसे पहले एक शब्द है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हमने 2026 में रूस के नुकसानों पर चर्चा में कई बार पुष्टि शब्द इस्तेमाल किया है, जो दर्शाता है कि 89,000 हताहत संभवतः 2026 की पहली तिमाही में रूस की सबसे बेहतर स्थिति है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के प्रमुख रॉबर्ट ब्रोडी ने बताया कि 2026 की पहली तिमाही में रूस पर किए 20% हमलों की पुष्टि नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन हमले की सफलता की पुष्टि नहीं कर सकता, वो कर सकता है। जिन ड्रोन का वो इन हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही उसके पास आसमान में उड़ रहे टोही ड्रोन की फौज भी है, ये सब ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि हमले अपने निशाने पर लग रहे हैं। यूक्रेन ये नहीं कह सकता कि इन हमलों में रूस के कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन ड्रोन से सैनिकों पर हमले में उन सैनिकों की गिनती नहीं कर सकता जो छर्रों और विस्फोटों से अप्रत्यक्ष रूप से मारे जाते हैं। यूक्रेन के आंकड़ों में वे हताहत भी शामिल नहीं हैं जो उसके मध्यम दूरी के ड्रोन हमलों, तोपखाने के हमलों और उन घटनाओं से हो रहे हैं, जैसे मलबे के नीचे दबकर मरने वाले रूसी, या वे जो ऐसे तरीकों से मारे जा रहे हैं जिन्हें यूक्रेन सीधे वीडियो सबूत से पुष्टि नहीं कर सकता। और यहीं से रूस के लिए स्थिति वाकई बहुत खराब हो जाती है। रूस की बेहिसाब हताहत दर के बावजूद उसे हासिल हो रहा इलाका तेजी से घट रहा है, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले रूस उस मोर्चे पर अच्छा कर रहा था। अगर हम 2025 में वापस जाए तो यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने रूस के लगभग 4 लाख सैनिकों को सिर्फ 4,336 वर्ग किलोमीटर या 1,674 वर्ग मील यूक्रेन के इलाके के लिए झोंक दिया। यह सिर्फ 0.72% क्षेत्र का रिटर्न है, उस देश का जिसमें रूस को अभी भी बाकी 80% मुक्त भूभाग पर कब्जा करने का तरीका खोजना है। इस गति से रूस को यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने में सदी लग जाएगी, यानी पुतिन या कोई युद्धप्रिय नेता इससे पहले ही जा चुका होगा, जब तक तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्य पूरे हों। लेकिन रूस के लिए युद्ध की वह सदी अब महत्वाकांक्षी लगती है, क्योंकि
2025 के अंत से उसकी प्रगति धीमी हो गई है। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW के अनुसार अक्टूबर 2025 से 26 मार्च के बीच रूस ने लगभग 930 वर्ग किलोमीटर या करीब 745 वर्ग मील यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा किया। ये अपने आप में बुरा है कि ये आंकड़ा 2024 से 2025 की उसी अवधि की तुलना में काफी कम है, जब रूस ने करीब 2716.6 वर्ग किमी या 1048 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया था। ये खुद भारी मंदी दर्शाता है, लेकिन अब हमारे पास अनुमान है कि रूस ने इन छोटे फायदों के लिए कितने सैनिक खोए हैं। हम पहले ही 89,000 और 1 लाख के आंकड़े साझा कर चुके हैं। यहाँ ओवरलैप है क्योंकि जनवरी 2026 दोनों में है। 1,89,000 की कुल संख्या में से 30,000 रूस की 2026 की औसत मासिक हताहत दर घटाने पर जनवरी की दोहराव समस्या खत्म हो जाती है और 1,59,000 हताहत बचते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। ISW आंकड़ों में अक्टूबर 2025 भी शामिल है। यूनाइटेड 44 मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अक्टूबर में 25,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। इसमें हताहतों की संख्या या अपुष्ट मौतें शामिल नहीं हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही सबसे अच्छा आंकड़ा है और हम इसे 1,59,000 हताहतों में जोड़ सकते हैं, जिससे ISW द्वारा कवर की गई 6 महीने की अवधि के लिए कुल 1,84,000 हो जाते हैं। 1,84,000 हताहतों को 745 वर्ग मील भूमि से विभाजित करने पर पुतिन ऐसी सच्चाई से जूझते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। रूस को यूक्रेन में हर वर्ग मील जमीन के लिए लगभग 247 सैनिकों की जान गंवानी पड़ती है। ये पूरी आबादी की पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोरी है, सिर्फ यूक्रेन की जमीन के एक छोटे से हिस्से के लिए। इसका रूस की सेना पर भारी असर पड़ने लगा है और किसी तरह रूसी हताहतों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर पुतिन को लगता है कि 2026 में आगे चलकर हताहत कम होंगे तो यह बेवकूफ़ी है। रूस ने पहले ही अपना वसंत आक्रमण शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि इस साल के किसी भी अन्य समय की तुलना में अभी ज्यादा हमले हो रहे हैं। अधिक हमलों से ज्यादा हताहत होते हैं हम मार्च में ही देख चुके हैं। 17 मार्च को रूस ने 2026 में अब तक सबसे ज्यादा हताहत होने का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब 24 घंटों में उसके 1,710 सैनिक हताहत हुए। इसके अलावा 230 वाहन और ईंधन टैंकरों के साथ साथ 29 तोपखाने प्रणालियों का नुकसान भी हुआ। और यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि साल की शुरुआत में रूस को जो रोजाना 700 से 900 सैनिकों की हानि हो रही थी, उसकी तुलना में अब इसमें तेज बढ़ोतरी हुई है। अगर आप थोड़ा और संदर्भ चाहते हैं तो अब रूस हर 2 दिन में जितने सैनिक खो रहा है, उतने सैनिक अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान युद्ध के दौरान नहीं खोए थे। रूस के अपने रिकॉर्ड में भी अफगानिस्तान युद्ध है, जिसमें उसने 1 दशक में 15,000 सैनिक खोए थे। रूस यूक्रेन में हर 15 दिन में इतने ही सैनिक खोता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि पुतिन सोवियत युग की मोहब्बत के बावजूद न तो पुराने सोवियत नेताओं की तरह असफल युद्ध लड़ पा रहे हैं, रूस के लिए सचमुच जीता जा सकने वाला युद्ध तो दूर की बात है। रूस के 89,000 सैनिक सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में ही खत्म हो गए, मानो मानचित्र से गायब हो गए। रूस ने भारी नुकसान झेलकर भी इतने छोटे इलाके जीते हैं कि उन पर चर्चा करना भी शायद ही सार्थक है। वसंत आक्रमण की शुरुआत को भी इसमें जोड़ दें तो आपको भविष्य में भारी हताहतों की एक विस्फोटक स्थिति बन जाती है, जो पुतिन पर ही फटने को तैयार है। हमने पहले एक और समस्या बताई थी, जो इन मुद्दों के साथ रूस की स्थिति और बिगाड़ रही है। ये समस्या पुतिन के लिए हालात को तबाही से युद्ध के अंत तक ले जाती है, क्योंकि ये युद्ध के भविष्य को बदल देगी। उस मुद्दे में जाने से पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर हमारी जानकारी से लाभ हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस न हो। रूस की हताहत दर के पीछे असली मुद्दा क्या है? रूस की मुख्य समस्या सिर्फ यह नहीं है कि वह हजारों हजार सैनिक खो रहा है। यह रूसी सेना के लिए भारी है, लेकिन ऐसा कई सालों से हो रहा है। रूस के लिए इस समय असली समस्या यह है कि उसके नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हैं कि पुतिन के आक्रमण शुरू करने के बाद पहली बार वह उनकी भरपाई के लिए
पर्याप्त सैनिकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस में दिसंबर 2025 से मार्च 26 तक लगातार 4 महीनों तक नए सैनिकों की भर्ती और बाहर हो रहे सैनिकों के बीच का संतुलन नकारात्मक रहा है। इसका मतलब यह है कि रूस ने लगातार 4 महीने ऐसे देखे हैं जब वो जितने सैनिक भर्ती कर रहा है उससे ज्यादा सैनिक खो रहा है। मीडिया आउटलेट के अनुसार रूस का 2026 के अंत तक 4,09,000 सैनिक भर्ती करने का लक्ष्य है, लेकिन वह इसमें पिछड़ रहा है। 2026 की पहली तिमाही के बाद रूस को अपने लक्ष्य का 25% हासिल कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। रूस अब तक केवल लगभग 80,000 नए सैनिकों की भर्ती कर पाया है, जो कि लक्ष्य का सिर्फ 22% है। आपको यह बताने के लिए हमारी जरूरत नहीं है कि 80,000 भर्ती 89,000 हताहतों से कम है। यह थोड़ा और गणित करे तो अगर रूस का लक्ष्य 4,09,000 है तो हर 3 महीने में 89,000 हताहत इतनी बड़ी क्षति नहीं है कि रूस सैनिकों की संख्या में लगातार घाटे में रहे। 89,000 को 4 से गुणा करने पर 3,65,000 मिलता है। ये बड़ा नुकसान है, लेकिन रूस को 50,000 से ज्यादा अतिरिक्त संख्या मिलती है। इसमें कुछ समस्याएं हैं। लक्ष्य का सिर्फ 22% ही पूरा हुआ है, जबकि 25% होना चाहिए था। यह बताता है कि रूस भर्ती कोटा पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए 2026 तक 4,09,000 का लक्ष्य अब महत्वाकांक्षी लगता है। हम इस पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे। दूसरी समस्या वही है जैसा पहले बताया गया। ये 89,000 पुष्ट हताहत है, कुल नहीं। इसका मतलब है रूस की हताहतों की संख्या शायद उसकी पुष्टि से हजारों या दसियों हजार ज्यादा है, जिससे 4,09,000 का लक्ष्य पर्याप्त लगता है। तीसरी बात, यूक्रेन अभी बस शुरुआत ही की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2026 के अंत तक हर महीने 50,000 रूसी हताहत करने का लक्ष्य रखा। महत्वाकांक्षी? हाँ, यूक्रेन अभी भी उस लक्ष्य से करीब 20,000 पीछे है अपनी पुष्ट हताहतों की संख्या के आधार पर, लेकिन रूस के वसंत हमले बढ़ने से हताहत बढ़ेंगे। हम जो अभी देख रहे हैं वह 2026 में रूस की सबसे अच्छी उम्मीद हो सकती है, और यह इतना विनाशकारी है कि रूस भर्ती के जरिए इसकी भरपाई नहीं कर सकता। ये बात अब और भी स्पष्ट होती जा रही है कि अब तक रूस ने स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती के लिए जो तरीका अपनाया था वो पहले जितना कारगर नहीं रहा। वह तरीका आसान था। भर्ती होने वालों को जितनी रकम उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, उतनी का लालच देकर यूक्रेन में लड़ने और मरने के लिए मनाना। लेकिन जैसे जैसे रूस अपने लक्ष्यों से पीछे रह रहा है और वह तरीका विफल हो रहा है, अब वह और भी ज्यादा हताशा भरे तरीकों की ओर बढ़ रहा है। बिजनेस इनसाइडर ने 1 अप्रैल के लेख में एक तरीका बताया जो पुतिन की इंटरनेट पाबंदियों को पार करने वाले किसी भी रूसी को बुरा अप्रैल फूल मजाक लगा होगा। रूस के रियाजान क्षेत्र के गवर्नर कारोबारियों से भर्ती में मदद की अपील कर रहे हैं क्योंकि संख्या घट रही है। अब उस क्षेत्र में जिन कंपनियों में 150 से 500 कर्मचारी हैं, उनके पास सितंबर तक का समय है कि वे उन कर्मचारियों के नाम जमा करें जिन्हें वे यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर भेजे जाने के लिए उपयुक्त मानते हैं। 150 से 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को 2 उम्मीदवारों के नाम, जबकि 300 से 500 कर्मचारियों वाली कंपनियों को 5 उम्मीदवारों के नाम देने होंगे। जो भी व्यवसाय इन नियमों का पालन करने से इनकार करेंगे उन्हें 10 लाख रूबल का जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि लगभग $12,000 से थोड़ा ज्यादा है। रूस अपने युवा छात्रों को भी अपनी सेना के लिए संभावित भर्ती के रूप में देख रहा है। 1 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार टाइम्स ने बताया कि रूस के शिक्षा मंत्री वैलेरी फेल्कोव ने यूनिवर्सिटियों को अपने 2% छात्रों को सेना में शामिल होने के लिए राजी करने का आदेश दिया। अगर इन आदेशों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो इससे 44,000 नए सैनिकों की भर्ती होगी, या 76,000 अगर रूस कॉलेजों को भी यूनिवर्सिटियों के साथ शामिल करता है। ये सबसे हताशा में की गई छिपी हुई जबरन भर्ती है, और ये समझदारी भरी भी नहीं है ना पुतिन? रूस एक ऐसा देश है जो पहले से ही एक बड़ी श्रमिक संकट का सामना कर रहा है, जो आंशिक रूप से उन मांगों के कारण है जो क्रेमलिन ने पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूसी जनता पर डाली हैं। 30 मार्च को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि लेनिनग्राद क्षेत्र में रूस की 20 से ज्यादा फैक्ट्रियां 3 दिन के कार्य सप्ताह पर जा रही है। यह संयोग नहीं है, काम घट रहा है। कंपनियां अब उतने कर्मचारी नहीं रख सकती जितने पहले रखती थी। पुतिन ने रूस में ऐसा दुष्चक्र बना दिया है जिसमें उपलब्ध श्रम शक्ति युद्ध मशीनरी में खप जाती है
बाकी उद्योग बर्बाद होते हैं और घटती आबादी अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाती, बस युद्ध प्रयास का हिस्सा बनती है। और अब रूस उन लोगों को भी काम से निकालने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि उनके स्थान पर कोई नहीं है। साथ ही उन छात्रों की भी बलि दी जा रही है जिन्हें रूस की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था की नींव बनने के लिए तैयार होना चाहिए था। पुतिन रूस का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ जनशक्ति की समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए, जो आगे और गंभीर होगी। और जो अगला कदम वो उठाने जा रहे हैं वो रूस में सभी को चौंका देगा। कामगारों और छात्रों से संतुष्ट न होकर पुतिन अब जबरन भर्ती के और ऊंचे स्तरों के करीब पहुंच रहे हैं, जिससे रूस में लामबंदी होगी। क्रेमलिन ने इसकी सारी तैयारी 2025 में शुरू कर दी थी, जब पुतिन ने एक नया कानून साइन किया जिसने रूस की पिछली जबरन भर्ती प्रणाली, जिसमें साल में 2 बार भर्ती होती थी, उसे बदलकर साल भर चलने वाली प्रणाली बना दिया। रूस अब 18 से 30 साल के किसी भी व्यक्ति को कभी भी 1 साल की सैन्य सेवा के लिए बुला सकता है। रूस का दावा है कि वह जबरन भर्ती किए जाने वाले सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इस तरह के दावे को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। और जाहिर है हर जबरन भर्ती किया गया सैनिक मान लेते हैं कि उन्हें सीधे मोर्चे पर नहीं भेजा जाता। भले ही रूस कहता है कि जबरन भर्ती किए गए सैनिक यूक्रेन नहीं जाते, वे सभी रिजर्व सैनिक बन जाएंगे। और यही बात क्रेमलिन की योजना के दूसरे हिस्से की ओर ले जाती है, जिसमें वो अपनी जनशक्ति की कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। 30 मार्च की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया कहता है कि रक्षा मंत्रालय के ताजा भर्ती अभियानों के खराब नतीजे पुतिन को स्वैच्छिक भर्ती को जबरन लामबंदी में बदलने की राह पर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक सीमित और चरणबद्ध रिजर्व बुलावे की योजना बनाई जा रही है, जिससे पुतिन अब तक बचते रहे थे, क्योंकि सितंबर 2022 की आंशिक लामबंदी रूस में बहुत अलोकप्रिय थी। बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी है। पुतिन ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे ये मानना पड़ेगा कि जिसे वो सालों से विशेष सैन्य अभियान कह रहे थे, असल में रूस वो युद्ध जीत नहीं रहा है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें रूसी जनता की फिक्र है, बल्कि पुतिन जानते हैं कि लामबंदी से मचा हंगामा उनकी 25 साल पुरानी सत्ता के लिए खतरा है। अगर पुतिन आक्रमण जारी रखना चाहे, खासकर जब यूक्रेन रूसी सैनिकों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म कर रहा है, तो उनके पास और विकल्प नहीं है। वो रूस के अपराधियों का भंडार खत्म कर रहे हैं जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा सकता है। और जब बात स्वयं सेवकों की आती है तो उनका प्रतिशत बहुत कम है और रूस के पास वो पैसा भी कम पड़ रहा है जिसे वो उन्हें पहली बार भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने में इस्तेमाल कर रहा था। जिन क्षेत्रों को इस तरीके के लिए जबरदस्ती फंड देना पड़ रहा है, जिनमें पहले उल्लेखित रियाजान भी शामिल है, वहां भी अब पैसे खत्म होने लगे हैं। वित्तीय प्रोत्साहन जो कभी कुछ रूसी क्षेत्रों में $40,000 तक साइन अप बोनस थे, अब खत्म हो रहे हैं। कीव पोस्ट के अनुसार कई क्षेत्रों में बोनस घटाए जा रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों को अब तोप का चारा भेजने के अलावा भी अन्य चीजों पर पैसे खर्च करने हैं। हम कई समस्याएं एक साथ देख रहे हैं। यूक्रेन अब पहले से ज्यादा प्रभावी रूसी सेना को तबाह करने वाली मशीन बन गया है। ड्रोन से भरे मारक क्षेत्र जो रूस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, अब मिड रेंज स्ट्राइक ड्रोन से 3 गुना बढ़ रहे हैं। 2025 के अंत तक यूक्रेन हर साल 40 लाख ड्रोन बना रहा था ताकि मारक क्षेत्रों को भर सके। यह जल्दी खत्म नहीं होगा। रूस में यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों से तेल रिफाइनरियां, निर्यात टर्मिनल और सैन्य केंद्र नष्ट हो रहे हैं, जिससे रूस की नकदी पर दबाव बढ़ रहा है। यूक्रेन में रूसी सेना कमजोर हो रही है, वहीं पीछे के इलाकों में क्षरण और मोर्चे पर मौतें हो रही है। जैसे जैसे स्प्रिंग ऑफेंसिव तेज होता है, रूस के लिए स्थिति और खराब होगी। हमने देखा है कि मार्च में रूस ने हमलों की संख्या बढ़ा दी है। 23 मार्च से पहले रूस ने 4 दिन में यूक्रेन पर 600 से ज्यादा हमले किए, जिसमें उसे 6090 सैनिकों का नुकसान हुआ, कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार। ये रोजाना 1522 से अधिक रूसी हताहत हैं, जो भविष्य का संकेत है। इस संख्या को 30 से गुणा करने पर रूस की मासिक हानि लगभग 46,000 होती है। ये संख्या उस क्षरण दर से केवल कुछ हजार ही कम है जिसे यूक्रेन कहता है कि वह इतनी अधिक होगी कि पुतिन को अपना युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर देगी। रूस के नेता हर महीने 50,000 हताहतों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि रूसी भर्ती व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ये सब लंबे समय तक नहीं चल सकता। 3 महीनों में 89,000 सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि पुतिन को दिखानी चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह वे अपने ही आक्रमण से इतने अंधे हो चुके हैं कि असली तस्वीर नहीं देख पा रहे।
पुतिन अपनी सेना को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और यूक्रेन भी उन्हें उसी रास्ते पर आगे बढ़ाने को तैयार है। ओह, और एक पल के लिए भी ये मत सोचिए कि यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ युद्ध को पलटने के लिए नए और भी बेहतर तरीके नहीं खोज रहा है। यहाँ तक कि रूस की लंबी दूरी की ड्रोन रणनीति, जो क्रेमलिन के लिए कुछ गिने चुने अच्छे पहलुओं में से एक है, उसका भी मुकाबला किया जा रहा है। कैसे? यूक्रेन का जवाब स्टार वॉर्स जैसा हथियार है। इसकी पूरी जानकारी हमारे वीडियो में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि पुतिन के आक्रमण के पीछे के आंकड़ों का और विश्लेषण देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।